नमस्कार साथियों, आज फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो लगातार इस वर्ष के पीजी स्नातक के वाइवा का दौर चल रहा है, उसको पूरा करके मैं घर आया हूं अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले। और मैंने सोचा था कि आज लाइव नहीं होगा, लेकिन क्योंकि 6 दिनों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुल गीत की हमने व्याख्या की आपके लिए, लेकिन कल एक ऐसी घटना घटी और एक ऐसा संदेश आया, अपील आया देश के प्रधानमंत्री का कि अर्थशास्त्री के रूप में मेरा विषय था, मुझे बोलने के लिए जरूरी समझ में आया। साथियों, चूंकि मैं स्वदेशी जागरण मंच के काशी प्रांत का विचार प्रमुख हूं, कल प्रधानमंत्री ने एक अद्भुत बात बोली गुजरात की धरती से। और इस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे विश्व में भारत की जो स्थिति, मजबूत स्थिति बनी हुई है, उसके बीच प्रधानमंत्री का ये कहना, अपील करना कि हम सभी को अपने अपने घरों में ये देखना चाहिए, सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक, कि हम कौन कौन सी उन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जो विदेशों की धरती से आता है, बनता है, और क्या उसका विकल्प हमारे पास नहीं है। यानी उन्होंने स्वदेशी भाव को जागृत किया कल, और कहा यह कि सबको जाकर अपील करना चाहिए दुकानदारों से कि अपनी दुकान में विदेशों में बने हुए सामानों का विक्रय न करें। साथियों, हम लोगों के लिए, स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए लोगों के लिए एक अद्भुत संदेश था और राष्ट्रभक्ति और स्वदेश भाव से ओतप्रोत था। तो मैंने सोचा कि उसी संदर्भ में हम कुछ बातें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कर दें कि क्या यह संभव है, अगर संभव है कि कैसे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता रहा हूं, एक झलकी दे रहा हूं कि आप लोगों ने मैं सुना होगा, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों न हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन में विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बनाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 104। साथियों, यह प्रधानमंत्री का संदेश था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर यह कहा कि केवल सेना ही राष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई नहीं लड़ेगी, बल्कि हम 140 करोड़ देश की जनता भी इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए आर्थिक स्वराष्ट्र या आर्थिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ें और अपने ही देश की वस्तुओं को जो अवेलेबल है, जिसे करोड़ों करोड़ों लोग अपने हाथों से बनाते हैं, गांव-गांव में रोजगार का सृजन होता है, कई घरों में चूल्हे जलते हैं, कई गरीबी से मुक्त होते हैं,
उनके वस्तुओं को खरीद कर हम इस राष्ट्र को सही मायने में विकसित कर सकें और सही मायने में हम 2047 तक वह राष्ट्र बने जो स्वदेशी भाव का हो, आत्मनिर्भर हो और हम अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करके न केवल अपने नागरिकों की मांग की पूर्ति करें बल्कि हम बड़े एक्सपोर्टर के रूप में उभरें। साथियों, ये अद्भुत संदेश प्रधानमंत्री ने कल दिया। मुझे लगा कि इस पर कुछ आपसे बात किया जाए, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच लगातार कहता है, जो प्रधानमंत्री ने संकेत किया कि गणेश जी की प्रतिमा भी हम चीन से खरीदते। उन्होंने छोटी आंख का जो जिक्र किया वो चीन का संकेत था। रंग भी हम चीन का खरीदते हैं, पिचकारी भी हम चीन का खरीदते हैं। ऐसे चीज जो हम अपने घरों में, अपने देश में बना सकते हैं, उसको हम केवल एक डंपिंग नीति के तहत, सस्ता है इसके तहत छोटे छोटे झालरों को, चीनी झालरों को भी खरीदते हैं। उसकी जगह अगर हम स्वदेशी माल खरीदें तो इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का रोजी रोटी का इंतजाम होगा और हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सुबह से शाम तक का लिस्ट बनाइए और इस पर विचार कीजिए। ये अद्भुत अपील देश के प्रधानमंत्री ने किया, जिसका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए प्रधानमंत्री की इस अपील को, तो आपको समझना चाहिए कि भारत, उन्होंने तो घर की बात कही, मैं आपको थोड़ा मैक्रो लेवल की बात करता हूं, विस्तार की बात करता हूं, थोड़ा ऐतिहासिक बात करता हूं, थोड़ा राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी की बात करता हूं, जिन्होंने संघर्ष करके इस देश में महात्मा गांधी से लेके सारे राष्ट्र पुरुषों के विचारों को सजोते हुए स्वदेशी भाव में काम करने की बात कही। साथियों, ये अर्थशास्त्र है। हमने इसके पहले लेक्चर में जब कुलगीत का लेक्चर दे रहे थे तो मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के तरह ऑपरेशन अर्थशास्त्र भी होना चाहिए, जो अर्थशास्त्र भारत का हो, भारत के परिवेश का हो और भारत के विचार और व्यवहार का हो। साथियों, हम बहुत बड़ा देश हैं, हमारी जनसंख्या चाइना से भी अधिक है, हम विविधता में एकता वाले देश हैं, इसलिए हमें अपने अर्थशास्त्र के बारे में बात करनी चाहिए। इसीलिए दत्तोपंत ठेंगड़ी ने अभी हम बताएंगे कि कैसा थर्ड वे की इन्होंने बात की। पूंजीवाद समाजवाद से हटके भारत का अपना रास्ता होना चाहिए, वही रास्ता सर्व कल्याण का रास्ता होगा, वही रास्ता भारत के अर्थशास्त्र के नए मॉडल का होगा। साथियों, अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि देखा जाए तो हम कदापि ये नहीं कह रहे हैं, न प्रधानमंत्री का कहना है न हमारे विचारकों का कहना है कि हम दुनिया से कट जाएं। स्वदेशी भाव या प्रधानमंत्री का अपील ट्रेड के विरुद्ध नहीं है, न ही ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध है, बल्कि वह आत्मनिर्भरता के संदेश को देता है। और आप जानते हैं कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है साथियों, फिर भी यह कई प्रमुख उत्पादों का शुद्ध आयातक अभी भी बना हुआ है। हमने प्रगति तो की, लेकिन अभी भी हम आयात प्रधान देश हैं। और सच्ची आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत प्राप्त करने के लिए भारत को रणनीतिक रूप से इन वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसकी प्रधानमंत्री ने जिसकी ओर इशारा किया। साथियों, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने घरों की बात कही। मैं आपको अर्थशास्त्र की भाषा में समझाता हूं कि आखिर कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जिन्हें हम आयात करते हैं और जिन्हें हम आयात न करके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के रूप में अपने घरों में बनाकर इस देश की मांग के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हुए हम निर्यात कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं की पहचान करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने घरों की बात कही, हम राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि एक अर्थशास्त्री मैक्रो लेवल की भी बात करेगा। आखिर कौन से वो वस्तुएं हैं जो प्रमुख आयातित उत्पाद हैं, जिस पर हमको अंकुश लगाना चाहिए और जिस पर हमें विचार करना होगा प्रधानमंत्री की अपील के हिसाब से, कि हम उन वस्तुओं का अपने भारत में कैसे निर्माण कर सके। बिना मैन्युफैक्चरिंग हब हुए भारत कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। केवल सर्विस सेक्टर के आधार पर हम नहीं बन सकते। हमें कृषि और उद्योग को मजबूत बनाना होगा, जो प्रधानमंत्री की इच्छा है, स्वदेशी का भाव है।
साथियों, जो भारत हमारा जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, जिसकी ओर सबको ध्यान देना चाहिए और उस हिसाब से अपने कंज्यूमर बिहेवियर को भी ध्यान देना चाहिए, हम कैसा व्यवहार करें, अर्थव्यवस्था के हिसाब से कैसा व्यवहार करें, तब जाके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आयात की दृष्टि से पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उसका उत्पाद। यह लगातार साथियों भारत का सबसे बड़ा आयात का वस्तु बना हुआ है, जो परिवहन, उद्योग और बिजली उत्पादन के लिए देश की उच्च ऊर्जा मांग से प्रेरित है। इसलिए पेट्रोलियम, कच्चा तेल के उत्पाद का विकल्प हमें खोजना होगा। इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा की बात हो रही है, क्योंकि आज भी हम निर्भरता हमारी इसी पर है और यह सब कुछ परिवहन और उद्योग से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम आत्मनिर्भर के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा पेट्रोलियम, कच्चा तेल का उत्पाद बना हुआ। साथियों, यह तो लंबा एक्सप्लोरेशन की बात है, लेकिन जो हम कर सकते हैं उसमें दूसरा उत्पाद जो आयात होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान का होता है। इस श्रेणी में मोबाइल फोन, लैपटॉप से लेकर सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों तक उत्पाद की एक विशाल श्रृंखला शामिल है और इसमें चीन एक प्रमुख आपूर्ति करता है। अगर हमको चीन से लड़ना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को अपने ही घर में मेक इन इंडिया के तर्ज पर बनाना ही होगा, यानी घर घर उद्यमिता को पैदा करना होगा। क्योंकि सिर्फ नारा से अर्थव्यवस्था नहीं चलता है, सिर्फ नारा से हम स्वदेशी नहीं बन सकते हैं, सिर्फ नारा से हम अपने अर्थव्यवस्था की पहचान नहीं बना सकते, बल्कि हमें उद्यमी भी बनना होगा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं हैं, कोशिश करना चाहिए, जो प्रधानमंत्री ने अपील किया है कि हम अपने ही यहां के बने हुए लैपटॉप, मोबाइल या सेमीकंडक्टर के वस्तुओं का कैसे उपयोग करें और कैसे इसके उत्पादन को सस्ते दर में बढ़ाएं। यह दूसरा सबसे बड़ी चिंता है जिस पर हमें इकोनॉमिक्स की दृष्टि से ध्यान देना होगा। तीसरे साथियों, सोना और कीमती पत्थर। आप देखिए, भारत में सोने और अन्य कीमती धातुओं और पत्थरों की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और निवेशक मांग है। सोना हमारे देश की पहचान भी है, घरेलू महिलाओं की पहचान है और अन्य कीमती पत्थरों से हम ज्योतिष के हिसाब से उसका उपयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सोना और कीमती पत्थर भी आयात करते हैं तो हमें यह सोचना होगा कि हमको किस तरह से उपभोग और उपयोग की संस्कृति को बदलनी होगी, तब जाके हम आयात में निर्भरता कम करेंगे। क्योंकि सोना और कीमती पत्थर से भी हमारे विदेशी मुद्रा बाहर जाते हैं। यह तीसरा आइटम है जिसको कि हम अर्थशास्त्रिक रूप में अपील करेंगे, इस पर ध्यान दें कि कैसे सोना और कीमती पत्थर का विकल्प हमारे देश में। साथियों, अन्य जो वस्तु उसमें मशीनरी, विद्युत और गैर विद्युत मशीनरी का मांग। इसमें औद्योगिक मशीनरी, भारी भरकम बिजली उत्पादन का उपकरण और उसके पुर्जे और उसके सहायक उपकरण का विस्तृत श्रृंखला है, जो बुनियादी ढांचे के विकास और विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी हम आयात करते हैं। यानी हम, जैसे जर्मनी मशीनरी उत्पादों का हब है, भारत को भी विद्युत और गैर विद्युत मशीनरी का उत्पादन करना होगा अगर हमें आयात पर से निर्भरता घटानी होगी, जो प्रधानमंत्री की इच्छा है। केवल घरों में उपभोक्ता की दृष्टि से नहीं, बल्कि उत्पादन की दृष्टि से जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे साथियों। इसलिए मशीनरी और औद्योगिक वस्तुओं के विकल्प पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही एक अन्य वस्तु है कार्बनिक रसायन। आप जानते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल, वस्त्र, प्लास्टिक और कृषि समेत विभिन्न उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण इनपुट है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं वस्त्र उद्योग में, दवा के उद्योग में और कृषि उद्योग में। तो जब तक हम कार्बनिक रसायन पर काम नहीं करें, इसलिए केमिकल इंजीनियर से भी अपील है, और हम इस सारे वैकल्पिक उपयोगों का कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बने, तब जाके भारत आयात को कम करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और भविष्य में निर्यातक देश बनेगा। लेकिन अभी हमारी निर्भरता विदेशों पर है। स्वदेशी कहना
और उत्पादन कराना ये दो अलग चीज है साथी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे चीजों का इसलिए साथियों इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्लास्टिक और उनसे संबंधित वस्तुएं, प्लास्टिक इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो कच्चे प्लास्टिक सामग्री जैसे पॉलिथीन, पॉलीप्रोपाइलिन, पीवीसी और तैयार प्लास्टिक उत्पादन दोनों बड़ी मात्रा में हम आज भी आयात करते हैं। एक तो इसको इन्वायरमेंट के दृष्टि से हमको बंद करना चाहिए, दूसरे हमको प्लास्टिक का वैकल्पिक उपयोग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बड़ी भारी मात्रा में इससे हमारे धन बाहर जाते हैं और हम आयात प्रधान देश हो जा रहे हैं, जबकि हमें स्वदेशी भाव में निर्यातक होना चाहिए। साथ ही एक और अन्य वस्तु, उस पर हमने पीएचडी भी कराया था, वनस्पति तेल। जानते हैं कि बहुत बड़ा मार्केट है इसका। भारत अपनी बढ़ती आबादी की खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों जैसे पाम तेल, सोया तेल, सूरजमुखी तेल, ये दुनिया के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। भारत इसका आयात करता है। जो प्रधानमंत्री की कल की अपील थी, वो घरों में आप किस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां के लोगों से अपील है, कृषि समाज से अपील है कि आप सोया तेल, सूरजमुखी तेल और पाम तेल के अधिक से अधिक उत्पादन करें, जिससे हम अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसीलिए घरों के रसोई में विदेशी वस्तुओं का ठसक है, जिसकी चिंता प्रधानमंत्री कर रहे थे, लेकिन इसका विकल्प खोजना पड़ेगा। ये हम आयात कर रहे हैं। साथियों, कोयला, कोक और ब्रिकेट, भारत का ऊर्जा मिश्रण अभी भी बिजली उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए कोयले पर निर्भर है। इसलिए हम कैसे इसका आयात न करें और इसकी निर्भरता कम करें, इस पर भी सोचना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है लोहा और इस्पात। घरेलू उत्पादन के बावजूद, हमारे यहां उत्पादन है लोहा इस्पात का, लेकिन उसके बावजूद भारत विशेषीकृत लोहा और इस्पात उत्पादों की एक महत्वपूर्ण मात्रा में आयात करता है। अब हम स्टील और लोहा, इसका उत्पादक, जो एक समय हम प्राचीन भारत में इसके बहुत बड़े निर्यातक हुआ करते थे, हम वापस कैसे लोहा और इस्पात उद्योग में अपने जड़ को मजबूत करें, ताकि हमारे यहाँ जो अवस्थापना की सुविधाएं बढ़ रही हैं, घर मकान बन रहे हैं, सड़क बन रही है, परिवहन की सुविधाएं बढ़ रही हैं, उसमें अपने यहाँ के लोहा और इस्पात का इस्तेमाल करें और तब जाके हम आत्मनिर्भर होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा जो कल, वो उद्योगपतियों को भी संदेश है, छोटे लघु उद्यमियों को भी संदेश है, यहाँ के इंजीनियर्स को भी संदेश है और यहाँ के उपभोक्ताओं को भी संदेश है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार आतंकवादियों को अड्डे को नष्ट करता है, उसी प्रकार ऑपरेशन अर्थशास्त्र, अपना अर्थशास्त्र को अगर हम मजबूती से लागू करें तो हमारी गरीबी मिटेगी, हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा और हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। साथियों, ये कुछ बातें, लेकिन कृषि पर भी एक खतरा मंडरा रहा है। उर्वरक, फर्टिलाइजर, अपने कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए भारत आयातित उर्वरकों पर भी बहुत निर्भर करता है। अगर हम उर्वरकों का, इसलिए ऑर्गेनिक खेती की बात प्रधानमंत्री करते हैं, गाय के गोबर की बात करते हैं, इस तरह की खेती को बढ़ावा देने का अर्थ है कि हमारी निर्भरता बाहर के फर्टिलाइजर्स पर कम हो, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। तो उर्वरक का भी विकल्प खोजना होगा। इसलिए साथियों, सारी वस्तुएं अर्थशास्त्र की भाषा में एक बहुत मैक्रो लेवल की बात मैं कर रहा हूं। इस पर विचार करना है, इस पर उद्यमियों को विचार करना है, सरकार की नीतियों को विचार करना है, नीति आयोग को विचार करना है। और हमारे प्रधानमंत्री से अपील है, जिन्होंने कल हम लोगों से अपील किया, हाथ जोड़ के अपील है कि आप एक नए ढंग के औद्योगिक नीति की घोषणा कीजिए, जिसमें सरकार फुल फ्लेज तरीके से यहाँ के उद्योगपति उद्यमियों को इतना सहारा दे कि ये सारे वस्तुओं को हम अपने देश में बना सके। उसके लिए टैक्सेशन की पॉलिसी में परिवर्तन करना पड़ा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना पड़े,
या रिबेट देना पड़े, हम देने को तैयार है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति अपना खून देने को तैयार था। हम देश के उत्थान के लिए आपके अपील पर हम भी थोड़ा टैक्स सह लेंगे, लेकिन ये सारे वस्तुओं का उत्पादन कैसे देश में हो, इसकी जिम्मेदारी देश के नीति निर्माताओं की है। साथियों, आत्मनिर्भरता के लिए भारत को जिन उत्पादों का स्वदेशी रूप से निर्माण करना चाहिए, अपने आयात बिल को कम करने और रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाने के लिए भारत को कई क्षेत्रों में स्वदेशी विनिर्माण को प्राथमिकता देना होगा। हमने एग्जाम्पल दिया कच्चा तेल, ऊर्जा विकल्प, ये सारे नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकियां जिसमें सौर पैनल, पवन टरबाइन, बैटरी भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करना होगा। इथेनॉल और अन्य जैव ईंधन के घरेलू उत्पादनों का विस्तार करना होगा। कुशल अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्नत अन्वेषण तकनीकों के माध्यम से घरेलू कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन को अधिकतम करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के उत्पादन पर महत्वपूर्ण काम करना होगा। सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण के लिए निर्माण इकाइयां बनानी होगी, देश में क्लस्टर बनाने होंगे। इसके लिए भारी निवेश करना होगा। उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कुशल कार्यबल की आवश्यकता इसके लिए होती है, जिस पर हमको गहराई से काम करना होगा। एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से हमको इन सब चिंताएं हैं कि जब तक हम सुविधा नहीं देंगे, जब तक हम हब नहीं बनाएंगे, जब तक हम क्लस्टर का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक ये सब निर्माण हम देश में कैसे कर पाएंगे और हम कैसे आत्मनिर्भर बन पाएंगे आने वाले वक्त में। साथियों, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के घटक हैं, जैसे डिस्प्ले पैनल, कैमरा मॉड्यूल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, निष्क्रिय घटक और सेंसर का उत्पादन, जो मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए महत्वपूर्ण इनपुट है, ये इनपुट जो हम चाइना आदि देशों से लेते हैं, ये कैसे हम अपने युवाओं को प्रेरित करके यहीं बना पाए, इस पर विचार करना होगा। इस पर सरकार को भी ध्यान देना होगा, उद्यमियों को भी ध्यान देना होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने अपील की, उपभोक्ता वस्तुएं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और अन्य उच्च मांग वाले उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थानीय विनिर्माण को हम क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? उसमें क्या रोड़ा है? प्रधानमंत्री जी उस रोड़ा को दूर करें, ताकि हम अपने उद्यमियों के द्वारा बनाए गए इस उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का शान से इस्तेमाल कर सके और देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। साथियों, जो 4G और 5G दूरसंचार, उसका उपकरण का स्वदेशीकरण लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ध्यान दिया जा रहा है। हमारा देश इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम अन्य चीजों को भी यहां पर उत्पादन करके तेजी से देश को विकसित बनाएंगे। लेकिन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें अमेरिका, चीन, जर्मनी आदि देशों ने बहुत खर्च किया है, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमको R&D पर भारी निवेश करने होंगे। हमें यहाँ के वैज्ञानिकता को उजागर करना होगा, यहाँ को इनोवेशन प्रवृत्ति को बढ़ाना होगा, उन्मेषण को बढ़ाना होगा, युवाओं को प्रेरित करना होगा नए नए वस्तुओं के निर्माण के लिए, और उपभोक्ताओं को भी जागरूक करना होगा कि अपने ही देश के सामान को कैसे खरीदें। ये सारी बातें हम प्रधानमंत्री की अपील के बाद आज आपके समक्ष लेक्चर के माध्यम से कर रहे हैं। साथियों, जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है, वो भी, उस पर भी हमें आयात की निर्भरता को कम करना होगा। और बहुत सारी दवाओं, जैसे हम लोगों ने वैक्सीन कोविड बनाया था, बहुत सारे दवाओं को हम यहां बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और निकट भविष्य में हम विशेष रसायन और पेट्रोकेमिकल्स आदि का उपयोग करके ये काम कर सकते हैं। इसलिए साथियों, कुल मिलाजुला के वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे अधिक स्वदेशी मॉडल पर बात हो रही है तो उन्नत हथियार प्रणाली, स्वदेशी हथियारों की, जिसमें लड़ाकू जेट, पनडुब्बियां, तोपखाने, बंदूकें और मिसाइलों का विकास और विनिर्माण शामिल है। आपने देखा कि ब्रह्मोस और आकाश
जैसे मिसाइलें सफल हुई हैं इस ऑपरेशन में, लखनऊ में इसकी यूनिट का निर्माण हुआ है। हम ऐसे उन्नत हथियारों को कैसे अपने देश में बनाएं और एयरोस्पेस में भी कैसे हम अपना कदम बढ़ाएं, जो कि एक स्वदेशी भाव को जागृत करता है। साथियों, मुख्य रूप से जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, जो हमारा रीढ़ है इकोनॉमी का, जैसे घरेलू तिलहन का उत्पादन को बढ़ाना, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली जैसे तिलहनों की खेती को कैसे बढ़ावा दें। केवल गेहूं, केवल चावल, केवल सब्जी नहीं, बल्कि कॉमर्शियल क्रॉप्स जिसकी डिमांड है, जो हम आयात करते हैं, कैसे हम इसको ऐसी नीतियां बनाएं, उस पर हमको काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने नया जो फार्मर्स कानून, नया फार्मर्स लॉ लाने की कोशिश की, जिस पर विपक्षियों ने राजनीति कर दिया। हम अपील करते हैं कि पुनः आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप इस प्रकार की नीति को लाइए, किसानों को समझाइए, जो उपज में सुधार कैसे करें, उच्च उपज वाली किस्मों और बेहतर कृषि पद्धतियों के लिए हमको हमेशा यहां पर अनुसंधान और निवेश करना होगा। कृषि वैज्ञानिकों को प्रेरित करना होगा, मृदा वैज्ञानिकों को मिट्टी की जांच के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि हम कॉमर्शियल क्रॉप्स को बढ़ावा दें, पाम तेल की खेती कर सकें। जहां जलवायु के अनुकूल हो वहां हम स्थायी पाम तेल की खेती का विस्तार करें। ये सब चुनौतियां हैं। इसलिए साथियों, हम आपको मोटे तौर पर बता दें कि मुख्य रूप से 14 प्रमुख क्षेत्र हैं जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से अपील है, देश के नीतिकारों से अपील है। 14 प्रमुख क्षेत्र अर्थशास्त्री की दृष्टि से मैं मैक्रो लेवल पर बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और सौर मॉडल सहित इसको हमको उत्पादन लिंक प्रोत्साहन देना चाहिए, जिसको हम लोग PLI कहते हैं। और ये आयात प्रतिस्थापन और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन साबित हो सकता है। सरकार ने इस पर काम शुरू किया है, इसके दायरे को बढ़ाया जाए। ये योजनाएं, PLI का जो योजना है, ये भारत में निर्मित उत्पादों से वृद्धिशील बिक्री के लिए आधार पर प्रोत्साहन करती है। उसमें सबसे प्रमुख जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, आज डिसर्टेशन के वाइवा में कई बच्चों ने इस पर काम किया, हमारे इकोनॉमिक्स के बच्चों ने, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान, इस ढांचे में नीतिगत सहायता कैसे मिले, इस पर हमें काम करना होगा। साथियों, चुनौतियां बड़ी हैं। प्रधानमंत्री का भाव था, हम सबका भाव है, स्वदेशी जागरण मंच का लगातार ये भाव है कि देश में बने हुए सामान को हम लोग खरीदें और जागरूक लोगों को करें। लेकिन ये चुनौतियां क्या है? हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का एक गैप है, जिसको हम लोग प्रौद्योगिकी अंतराल कह सकते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्था के साथ साथ तकनीकी अंतराल को हमको पाटना होगा, टेक्नोलॉजी के गैप को पाटना होगा। विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, ऐसे उच्च तकनीक के विनिर्माण के क्षेत्र में हमको टेक्नोलॉजी के गैप को पूरा करना होगा। और सारे IITs का ये दायित्व है कि कैसे इस प्रौद्योगिकी पर काम करें। R&D में निवेश बढ़ाना होगा। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास, जो मैं बार बार अपील कर रहा हूं सरकार को कि उस पर निरंतर निवेश करें, प्रयोग करें। सफलता असफलता बात की बात है, लेकिन हमारे युवा वैज्ञानिक, युवा टेक्निक्स जगत से जुड़े हुए हमारे उद्यमी इस पर काम कर सके और नए नए चीज का निर्माण कर सकें। साथियों, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है, उत्पादन लागत को कम करने के लिए जो रसद होते हैं, बिजली की आपूर्ति और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सुधार, वो भी बहुत आवश्यक है अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है। और साथ ही साथ मैं डेमोग्राफी पढ़ाता हूं, पॉपुलेशन स्टडीज पढ़ाता हूं, ह्यूमन रिसोर्स के महत्व को समझता हूं, रोजगार और बेरोजगार के अंतर को समझता हूं, श्रम बल के बारे में जानता हूं, युवा भारत युवा देश है ये बताता हूं। डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन हमको कुशल कार्यबल चाहिए। उन्नत विनिर्माण की मांगों को पूरा करने के लिए एक स्किल्ड लेबर मार्केट का विकास करना होगा। सरकार ने स्किल इंडिया मिशन चलाया है, लेकिन हर क्षेत्रों में एक कुशल कार्यबल चाहिए। उससे गरीबी भी दूर होगी, आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।
साथियों, एकल स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावी ढंग से हमको एकीकृत करना होगा, निवेश का माहौल बनाना होगा, घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए एक आकर्षक और स्थिर निवेश का हमको स्वदेशी का मतलब नहीं कि विदेशी इन्वेस्टमेंट को हम हतोत्साहित करें, ऐसा नहीं है। हम टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को एक्सेप्ट करें, लेकिन मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो, मेड बाय इंडिया हो। इसलिए हम घरेलू उत्पादन की आयात के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। साथियों, आयात के प्रतिस्थापन का भाव जरूरी है। भारत आर्थिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के करीब पहुंच सकता है, जैसा प्रधानमंत्री ने माना। 2047 तक हमारा लक्ष्य है और एक वैश्विक विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। ये सारी बातें हमने शुद्ध इकोनॉमिक्स के भाव से बोली है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का भाव था, स्वदेशी जागरण का भाव क्या है, ये हम कब से कह रहे हैं साथियों। हमारे राष्ट्र ऋषि, हम लोग उनको ऋषि कहते हैं, माननीय दत्तोपंत ठेंगरी जी, जो एक प्रमुख विचारक और भारतीय मजदूर संघ तथा स्वदेशी जागरण मंच के संगठन के संस्थापक थे। उन्होंने इस स्वदेशी भाव की नींव आधुनिक भारत में रखी। उन्होंने स्वदेशी की एक व्यापक अवधारणा साथियों प्रस्तुत की, जो केवल आर्थिक राष्ट्रवाद से कहीं अधिक थी, जिसके वजह से हम आपके समक्ष बोल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल आपके सामने भाव व्यक्त किया और हम सब स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए लोग इस चीज को बोलते हैं। साथियों, स्वदेशी के प्रति ठेंगरी जी का एक दृष्टिकोण भारतीय दर्शन में गहराई तक निहित था और ये उसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास का एक तीसरा मार्ग, थर्ड वे, थर्ड पाथ प्रदान करता था। न पूंजीवाद, न समाजवाद, न मार्क्सवाद, बल्कि अल्टरनेटिव वे, वो भारत का रास्ता जिसको ठेंगरी जी ने कहा था, वही स्वदेशी भाव है। तीसरा मार्ग जो पश्चिम के पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से भिन्न था। साथियों, ठेंगरी जी ने स्वदेशी को देशभक्ति की व्यवहारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया या परिभाषित किया। यह आकर्षक परिभाषा हमें क्या बताती है कि स्वदेशी को अपनाना किसी राष्ट्र के प्रति प्रेम और प्रतिबद्धता व्यक्त करने की एक सक्रिय तरीका है। प्रधानमंत्री कल सक्रिय तरीके से स्वदेशी के बारे में अपील किए हैं, जिसका तात्पर्य है कि आर्थिक निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। और वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय हित क्या है कि भारत आत्मनिर्भर बने, और उस राष्ट्रीय हित के तहत प्रधानमंत्री ने हमसे आपसे अपील की है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, विदेशी वस्तुओं को कम से कम खरीदें, और विक्रेताओं से भी अपील की है कि वो कम से कम विदेशी वस्तुओं को अपने दुकानों में रखें। साथियों, अर्थशास्त्र की दृष्टि से इस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम एक स्वदेशी भाव की दृष्टि से अभी इस पर बात कर रहे हैं। वस्तुओं और सेवाओं से परे ठेंगरी जी ने इस बात पर जोर दिया था कि स्वदेशी केवल भारतीय वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने के बारे में नहीं है। ये गलतफहमी नहीं है। हाथ जोड़ के अपील करते हैं स्वदेशी जागरण मंच के सभी भाइयों बंधुओं से या सभी स्वदेशी भाव से जुड़े हुए व्यक्तियों से कि हम सब ट्रेड के विरुद्ध नहीं है, ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध नहीं है, क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था के पक्ष में नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वतंत्रता का संरक्षण और समान स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित भावना से संबंधित है। कहीं से हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात नहीं करें, हम सबसे बात करेंगे, लेकिन बराबरी पर बात करेंगे। अमेरिका के ट्रेड का जवाब, वार का जवाब हम ट्रेड वार से ही देंगे। अमेरिका हमारी वस्तुओं पर अगर टैक्स लगाएगा तो हम भी लगाएंगे। हम अपने हित में अपने उद्योगपतियों का संरक्षण करेंगे। ये भाव है, कहीं से क्लोज इकोनॉमी का भाव नहीं है। यह स्वदेशी दायरे के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वायत्तता
और आत्मसम्मान के प्रति प्रतिबद्धता को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। इसलिए दत्तोपंत ठेंगड़ी को के बारे में बात करने वाले हम सभी लोगों का दायित्व है कि हम सबसे कहें कि हम क्यों चाहते हैं स्वदेशी। हम विदेशों से कटना नहीं चाहते हैं, हम उनके बराबरी खड़ा रहना चाहते हैं, आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। हमारी वस्तुओं को भी हम इस रूप में प्रस्तुत करें कि हमारी वस्तुओं भी दुनिया के अन्य देशों में बिके और फ्रॉम लोकल टू हम ग्लोबल हों। केवल फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल वस्तुओं का इस्तेमाल हम न करें, बल्कि फ्रॉम लोकल टू हम ग्लोबल हो। इसलिए वोकल फॉर लोकल का नारा प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व नारा बना, यानी स्थानीय स्तर पर उत्पादक की पहचान, उत्पादन की पहचान। साथियों, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा यह अलगाववाद नहीं है, इकोनॉमिक डिस्परेशन नहीं है, सेपरेशन नहीं है, बल्कि समान स्तर पर अंतर्राष्ट्रीयता की पहचान है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वदेशी के संदर्भ में देशभक्ति का अर्थ अन्य देशों से मुंह मोड़ना या अलगाववाद की वकालत करना नहीं है। इसके बजाय उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास किया, लेकिन केवल समानता और आपसी सम्मान के आधार पर। समानता और आपसी सम्मान, प्रधानमंत्री का यही कल का वक्तव्य था कि हमारा सम्मान दुनिया करे और हमें समान रूप से देखे, हर क्षेत्र में हमारे वस्तुओं के गुणवत्ता को पहचाने। इसलिए समानता और आपसी सम्मान के आधार पर राष्ट्रीय आत्मसम्मान का उचित ध्यान रखते हुए दत्तोपंत ठेंगड़ी ने स्वदेशी भाव को जागृत किया था। यह विलगाववाद नहीं है, हम दुनिया से कट नहीं रहे हैं। साथियों, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि यही एकात्म मानव दर्शन भी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। सभी मानवता में निहित एक चेतना इस सिद्धांत को भी दर्शाता है। अब ठेंगड़ी जी ने आधिपत्यवादी वैश्वीकरण के खिलाफ नहीं थे, ओपन मार्केट के खिलाफ नहीं थे, बल्कि आधिपत्यवादी वैश्वीकरण जिसमें हम फोर्स रूप से अपने आधिपत्य को जमाएं, जैसे अमेरिका करता है, जैसे चीन करता है। भारत आधिपत्यवादी वैश्वीकरण के खिलाफ है, लेकिन समानता और सम्मान के पक्षधर है। इसके खिलाफ ठेंगड़ी जी ने तर्क दिया। इसके बजाय उन्होंने क्या कहा? वैश्वीकरण की हिंदू अवधारणा। देखिए, ध्यान से सुनिए, बहुत सारे विचारक होंगे, हम जैसे छोटे विचारक एक अपने घरों में बड़े भाई साहब कौशल किशोर मिश्रा, जिनके सानिध्य में हमने बहुत सीखा, लगातार हम लोगों ने राष्ट्र भाव से प्रेरित होकर काम किए, लेकिन हमको ये चिंता नहीं कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमको कौन पूछेगा, कौन लेक्चर सुनेगा। लेकिन हम तो अभी जो हमारे जयंत विष्णु नार्लिकर साहब का देहांत हुआ, इसी केंद्रीय विद्यालय बेचूपुरा, जिसको हमने श्रद्धांजलि दिया था, उनकी उस भाषा को याद करते हैं जब उन्होंने कहा था कि अपने कर्तव्य को पूरा करो, अपनी बात को एयर करो, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, कहीं न कहीं सुनाई पड़ जाएगा, विश्व का कल्याण हो जाएगा। स्वामी करपात्री जी भी यही कहते थे, सत्यवत सत्यम च। आपको सत्य बोलना चाहिए, कोई सुने ना सुने, हो सकता है कि कोई सुनकर किसी न किसी गरीब का भला हो जाए और किसी न किसी गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को सही रास्ता हम लोग दिखा दें। हम तो सिर्फ इसलिए बोलते हैं, हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम है, लेकिन आत्मसम्मान भी हमारा है साथियों। इसीलिए दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा था, आधिपत्यवादी वैश्वीकरण के खिलाफ उन्होंने कहा था, वैश्वीकरण की हिंदू अवधारणा जो भारतीय ज्ञान और पारिवारिक मूल्यों में निहित वास्तविक वैश्वीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा भाव वैश्विक हो, भारत वैश्विक हो, भारत के विचार वैश्विक हो, भारत के मूल्य वैश्विक हो, भारत का पर्यावरण के प्रति प्रेम वैश्विक हो, भारत का गंगा को माता मानने का भाव हो, भारत को तुलसी माता का भाव वैश्विक हो, गाय को माता मानने का भाव वैश्विक हो। हम कण कण को ईश्वर मानते हैं, जन जन को ईश्वर मानते हैं। यह देश भारत का है। हम ऐसे मूल्यों को अपना वैश्वीकरण की हिंदू अवधारणा के रूप में आधिपत्यवादी वैश्वीकरण के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं साथियों। यही प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है। पश्चिम के अंधानुकरण का परित्याग करना चाहिए हमको।
हमको ब्लाइंड सपोर्टर नहीं होना चाहिए किसी भी देश का। इसीलिए साथियों, ठेंगड़ी जी ने तथाकथित उन्नत देशों जिसमें अमेरिका, चाइना सब है, विशेष रूप से पश्चिम का अंधाधुंध अनुकरण करने के प्रमुख आलोचक थे। इसलिए आज हम लोग भी पश्चिम के अंधानुकरण के आलोचक हैं। उन्होंने आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के बीच अंतर किया साथियों, ये दोनों के बीच अंतर किया और कहा कि आधुनिकीकरण का अर्थ है पश्चिम जीवन शैली या विचार पैटर्न को अपनाना आवश्यक नहीं है। आधुनिकीकरण में यह आवश्यक नहीं है कि हम उसको अपनाएं। उनका मानना था कि भारतीय बुद्धिजीवी अक्सर पश्चिमीकरण से मोहित होते थे, सब कुछ पश्चिम को श्रेष्ठ मानते थे। उनका स्वदेशी अवधारणा ने भारत की परंपराओं और वर्तमान आवश्यकताओं के आलोक में बाहरी ज्ञान और प्रथाओं की गहन जांच करने का उन्होंने आग्रह किया और यह तय करना कि कितना अपनाना और कितना त्यागना है, यह हमारे और आपके विवेक पर उन्होंने छोड़ा, अंधानुकरण नहीं। इसलिए साथियों, भारतीय आर्थिक दर्शन, आज से प्रधानमंत्री ने कल जो अपील किया है उससे हमें लगता है कि भारतीय आर्थिक दर्शन जो तीसरा मार्ग है उस पर हमें जोर देना है। और ठेंगड़ी जी के जो विकास का मॉडल है, ठेंगड़ी जी जो तीसरा मार्ग था वो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों से असंतुष्ट करने वाला मॉडल था। हम दोनों को नकारते हैं। और ठेंगड़ी जी ने सनातन धर्म और भारतीय आर्थिक विचार तथा संस्कृति की विचारधारा के आधार पर सामाजिक आर्थिक विकास का एक तीसरा मार्ग का प्रतिपादन किया। और इस तीसरे मार्ग में जो उन्होंने जोर दिया उसको ध्यान से सुनकर हम बात को समाप्त करेंगे। वो था श्रम उन्मुख आर्थिक संरचना, श्रम उन्मुख, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हम अपने मनुष्य पर ज्यादा विश्वास करें, ऐसा उद्योग, ऐसा उत्पादन करें जिसमें श्रम उन्मुख संरचना हो, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने के उद्देश्य से हमें पूंजी उन्मुख के बजाय श्रम उन्मुख आर्थिक संरचना की वकालत करनी चाहिए। ठेंगड़ी जी करते थे, गांधी ने भी यही माना था। हमें भरसक कोशिश करना चाहिए कि जहां व्यक्तियों द्वारा काम हो वह व्यक्ति ही काम करें, स्किल होकर, बुद्धि से, विवेक से, हाथ श्रम से। दूसरा उन्होंने कहा उपयुक्त प्रौद्योगिकी, ऐसी उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग पर जोर दिया ठेंगड़ी जी ने जो भारत की स्थितियों के अनुकूल हो। देखिए, प्रौद्योगिकी का खिलाफत नहीं किया, गांधी ने भी खिलाफत नहीं किया था, मिस इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं, बल्कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी भारत की स्थितियों की जो अनुकूल हो, यहां के पर्यावरण को जो सुरक्षित और सुनिश्चित कर सके, ये उन्होंने कहा था। और तीसरा, लचीला स्वामित्व हो, इलास्टिक जो स्वामित्व हो वो होना चाहिए। यानी उद्योग का जो स्वामित्व हो, मालिकाना हो, वो व्यवहारिक विचारों के आधार पर तय होना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय हित के अनुसार सरकार, सहकारी, स्थानीय सरकार, निजी या संयुक्त स्वामित्व की अनुमति मिल सके। कोविड के दौरान आपको याद होगा कि कैसे प्राइवेट सेक्टर ने अपने श्रमिकों को निकाला, रिवर्स माइग्रेशन का खतरा हमने देखा, गांव वाले ही अपने लोगों को पूछे। तो ये जो स्वामित्व होना चाहिए उसमें लचीलापन होना चाहिए। और एक बात और कही कि वर्ग का समन्वय होना चाहिए, संघर्ष नहीं। मार्क्स ने संघर्ष के आधार पर एक बहुत बड़ा थ्योरी दिया, लेकिन तत्वपंथ ठेंगड़ी कहते हैं कि वर्ग का समन्वय हो। ये मार्क्सवादी सिद्धांतों के विपरीत बात कही जो वर्ग संघर्ष पर जोर देते थे। ठेंगड़ी का दर्शन हिंदुत्व और राष्ट्रीय हित में निहित वर्गों के अभिसरण और सहयोग की वकालत करता था साथियों। उनका मानना था कि लड़ाई अन्याय के खिलाफ होनी चाहिए, किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, दलित अनुसूचित जनजाति नहीं, अगड़ा पिछड़ा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित में सहयोग के आधार पर होना चाहिए। और एक बात और, स्वरोजगार पर जोर दिया। उनके हिंदू आर्थिक तंत्र ने स्वरोजगार को एक मुख्य विशेषता के रूप में बढ़ावा दिया, जो पश्चिम
जो पश्चिम आर्थिक विचारधारा में जोड़ दिए गए वेतन रोजगार के विपरीत था। वेतन सैलरीड स्ट्रक्चर की बात नहीं करते थे, बल्कि स्वरोजगार की बात करते थे। हम जॉब क्रिएटर बने, उद्यमी बने, इसीलिए लगातार बढ़ता हुआ स्वरोजगार, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कल बात कही थी, क्या वैतनिक मत बनिए, मालिक बनिए, समन्वय वाले मालिक, जो 4 लोगों को रोजगार दे सके, देश का कल्याण कर सकते। और साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात, प्रकृति के साथ सामंजस्य दत्तोपंत ठेंगड़ी का बहुत बड़ा उद्देश्य था। तीसरा मार्ग हमारा भारत का अर्थशास्त्र, उनका मानना था कि एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होनी चाहिए जहां प्रकृति का दूध निकाला जाए, बलात्कार नहीं किया जाए। उनके शब्द थे, डोंट रेप नेचर बट रीप दी नेचर। प्रकृति का दूध निकालिए, खूब फलीजिए फूलिए, लेकिन प्रकृति का बलात्कार मत कीजिए। व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य को बढ़ावा देने वाला हमारा भारतीय तीसरा मार्ग होना चाहिए। इसलिए साथियों, आत्मनिर्भर भारत से एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। हमारे ऋषि, राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के कई विचार, विशेष रूप से आत्मनिर्भरता, स्वदेशी विकास और एक विशिष्ट भारतीय आर्थिक दृष्टिकोण, ये भारत सरकार की, वर्तमान मोदी सरकार की समकालीन आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया का एक स्वरूप है, एक दूरदर्शी इसको माना जा सकता है। वर्तमान सरकार दत्तोपंत ठेंगड़ी के रास्ते पर चल रही है, वो स्वदेशी बनना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कल अपील भी कर दी है। संक्षेप में हम कह सकते हैं साथियों कि दत्तोपंत ठेंगड़ी का स्वदेशी एक समग्र और गहरा दार्शनिक अवधारणा थी, जिसने भारत से अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत से शक्ति प्रदान करते हुए, घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देते हुए और अंधे अनुकरण या अधीनता के बजाय समानता और आत्मसम्मान के शर्तों पर दुनिया के साथ जुड़ते हुए विकास का अपना मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान करता है। अभी आपको सुनाया शुरू में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी भाव को कल दर्शाया। प्रधानमंत्री मोदी देश में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं। 2014 से ही सबसे लेटेस्ट अपील कल है, खासकर आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। वोकल फॉर लोकल उनका एक बहुत प्रमुख एजेंडा है। उनका दृष्टिकोण राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के स्वदेशी की व्यापक अवधारणा के साथ बहुत मेल खाता है, जो केवल आर्थिक राष्ट्रवाद से कहीं अधिक है। साथियों, प्रधानमंत्री ने कई बिंदु पर अपील पहले की थी। वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय के लिए मुखर होना, यह केवल नारा नहीं है। इसका अर्थ न केवल भारतीय उत्पादनों को खरीदना है, बल्कि उन्हें गर्व से बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना है। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पादकों को अपनी खरीदारी की प्राथमिकता बनाने का आग्रह किया है, विशेष रूप से त्योहारों के दौरान। इसलिए उन्होंने गणेश और होली के रंग का जिक्र किया, यह कहते हुए कि स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और उद्योगों को यह सशक्त बनाता है। उनके घरों में रोटियां बनती है, चूल्हे जलते हैं, और उनके खून पसीने के द्वारा बनाए गए उत्पादन को अगर हम नहीं खरीदेंगे तो हम ये अन्याय करेंगे गरीबों पर। इसीलिए साथियों, प्रधानमंत्री मोदी के लिए आत्मनिर्भरता का अर्थ अलगाववाद नहीं है, जैसे ठेंगड़ी जी कहते थे, वैसे दुनिया के सामने प्रधानमंत्री सीना ठोक के जब कहते हैं तो अलगाववाद की बात नहीं करते हैं, आर्थिक अलगाववाद की नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने भी स्पष्ट किया कि भारत का आत्मनिर्भर बनना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका निर्वहन करना है। दुनिया के पूरे कई देश गरीबी की दंश में झेल रहे हैं। भारत अगर आपूर्तिकर्ता बनेगा तो दुनिया के साथ कंधा से कंधा मिलाकर दुनिया की गरीबी मिटाएगा, बेरोजगारी मिटाएगा और पर्यावरण का संरक्षण करेगा। इसलिए उनका मानना है कि भारत को दुनिया के लिए बेहतरीन गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करना चाहिए और अपनी गुणवत्ता में और सुधार करना चाहिए। मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड
उनका मंत्र है। इसीलिए साथियों, आत्मनिर्भरता कम करना और गणेश की मूर्तियां या होली के रंग जो अक्सर हम विदेश से ले लिया करते हैं, सभी नागरिकों से उन्होंने अपील की, हम भी अपील करते हैं कि हम सब लोग अपने घरों में ऐसे वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्थानीय वस्तुओं को खरीदने की पहल करें। एमएसएमईज और कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों का समर्थन पुरजोर करें। वही आत्मनिर्भर भारत की नींव है। गुणवत्ता और नवाचार पर जोर दें। जो यहां स्थानीय लोगों से अपील है कि वो गुणवत्ता वाले वस्तुएं बताएं, बहुत लालची न बने। अगर चीन को पछाड़ना है तो लालच को कम करना होगा और चीन के बराबर प्राइस को करना होगा। रोजगार के सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण पर हमें जोर देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रोजगार सृजन और समाज में सबसे गरीब वर्ग के बारे में सोचना होगा, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा। यही आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा और अक्सर कहते हैं। साथ ही उन्होंने मेड इन इंडिया भी कहा। उन्होंने अपने उत्पादों पर गर्व करने की बात कही। ये सारी बातें हम आपके समक्ष इसलिए ला रहे हैं कि कल बहुत दिनों बाद देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही और उस बड़ी बात को हमने आर्थिक दृष्टि से कलेवर देते हुए आपके समक्ष पेश किया। उम्मीद है हमारी बातों पर आप ध्यान देंगे और एक बार पुनः यह विचार करेंगे कि इस देश में बनी हुई वस्तुओं में क्या खामी है। इस देश के किसान मेहनत करके जो उपजाता है, हम उसी के बल पर अपने स्वास्थ्य और अपने पोषकता को जीते हैं और जिलाते हैं। क्यों ना हम उपभोक्ता वस्तुओं का भी इस्तेमाल ऐसे करें कि इस राष्ट्र के में रहने वाले उद्यमियों का भला हो और हमारे देश का कल्याण हो और हम आत्मनिर्भर बने। आज इन्हीं शब्दों के साथ आज हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े मंच से इस राष्ट्र को आह्वान किया, अपील की कि हम स्वदेशी भाव में रहें और छोटे और लघु उद्यमियों की चिंता करें। हम प्रधानमंत्री की इस बात को लेकर समर्थन करते हैं और स्वदेशी जागरण के काशी प्रांत प्रमुख के रूप में उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार, भैया को प्रणाम और जय हिंद।